आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं आईटीआर 2 फाइल करके, तो कैसे फाइल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली हम सैलरी इनकम, कैपिटल गेन इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्स इनकम, ये सारे इनकम्स हैं। तो कैसे फाइल करेंगे पूरा डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप कहाँ कहाँ पे गलती कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको एरर्स आ सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप जब अपलोड करने जाएं तो आपको कोई भी एरर ना आए। ठीक है, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आई बटन पे लिंक कर दूंगा। अगर आप आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 4 का अपडेटेड रिटर्न देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। तो अगर आप लॉस रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, या फिर अपनी टोटल टैक्स लाइबिलिटी को कम करना चाहते हैं, या फिर रिफंड को बढ़ाना चाहते हैं, कोई सर्च वगैरह आपके पास चल रहा है अंडर सेक्शन 132 या फिर 132A, ठीक है, या फिर 133A में चल रहा है, कोई प्रोसीडिंग या फिर असेसमेंट चल रहा है, रीअसेसमेंट चल रहा है, या फिर आपने ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया है, वापस फाइल करना चाहते हैं, इन सब केसेस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दिया है तो नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको आना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, और पहले आपको लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको यूजर डालना है, कंटिन्यू करना है, टिक करना है, पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद पहले हम प्रीफिल डेटा को डाउनलोड करेंगे। आपको ध्यान रखना है, पहले 26 ईयर्स और एआईएस भी ध्यान से चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या इनकम ऑनलाइन शो कर रहा है। ठीक है, 26 ईयर्स एआईएस कैसे चेक करते हैं, कंप्लीटली डिटेल में एनालिसिस बनाया हुआ है। 8 से 10 मिनट का वीडियो है, आप चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आई बटन पे। प्रीफिल डेटा क्या करता है, बेसिकली आपके 26 ईयर्स और एआईएस के जो डिटेल्स होते हैं ना, टीडीएस वगैरह वाले, पर्सनल डिटेल्स, बैंक के डिटेल्स, वो सारे डिटेल्स प्रीफिल कर देता है ऑफलाइन यूटिलिटी में। ठीक है, इसलिए हम प्रीफिल डेटा को डाउनलोड करते हैं। आपको क्या करना है, ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आपको डाउनलोड प्रीफिल डेटा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे असेसमेंट ईयर चूज करना है 23-24 ड्रॉप डाउन यूज करके। इसके बाद डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे प्रीफिल डेटा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, हमने प्रीफिल डेटा डाउनलोड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल पे ही रहना है, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे असेसमेंट ईयर 23-24 ऑटो सेलेक्टेड रहेगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे आईटीआर 1 दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे आईटीआर 2 दिखेगा आपको। ठीक है, आईटीआर 2 पे जैसे टिक मतलब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी जो है ना, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये भी डाउनलोड हो जाएगा आईटीआर 2। ठीक है, इन दोनों को एक फोल्डर में सेव कर लेना है, जहाँ पे भी आप सेव करके रखना चाहते हैं। ये जो आईटीआर 2 का डेटा रहेगा ना, ये बेसिकली आपका जिप फाइल में रहेगा। आपको राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, आपके पास एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन रहेगा तो हियर कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन है तो एक्सट्रैक्ट ऑल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे आपको एक्सेल देखने को मिल जाएगा, एक्सेल को डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ठीक है, कुछ ऐसा ओपन होगा, और यहाँ पे पहले ही आपको आएगा इनेबल एडिटिंग, इस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के आएंगी, जैसे ग्रीन सेल जो है उसमें आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। रेड लेबल्स जो है वो मैंडेटरी फील्ड को इंडिकेट करते हैं, और आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली पहले यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा इंपोर्ट प्रीफिल। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। 1 सेकेंड, मैंने क्या किया, बेसिकली जो ऊपर ये दिख रहा है टैब्स वगैरह, मैं इसको पहले हटा देता हूँ। ये जो एरो दिख रहा है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये हट जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर चला जाएगा ये। अभी हम क्या करेंगे, बेसिकली इंपोर्ट प्रीफिल का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके करने के लिए आएगा, आपको ओके कर देना है सीधा। जैसे ही ओके करेंगे, आपने जहाँ भी सेव किया ना प्रीफिल डेटा, वहाँ उस पाथ में जाना है आपको। ये प्रीफिल डेटा जो हमने अभी डाउनलोड किया था उसको सेलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे ओके करने के लिए आएगा। यहाँ पे बेसिकली पूछागा क्या आप नए टैक्स रिजिम को ऑप्ट करना चाहते हैं। मैं सीधा पहले कैंसिल करूंगा, बाद में देखेंगे ऑप्ट करना है कि नहीं करना है, सीधा कैंसिल कर देना है आपको। जैसे ही कैंसिल करेंगे वो अपडेट जो प्रीफिल डेटा है वो प्रॉपरली प्रीफिल कर देगा, आपका बेसिक डिटेल्स और आपके बैंक डिटेल्स, आपके टीडीएस वगैरह सारी चीज़ें प्रीफिल कर देगा। अभी हमको क्या करना है, बेसिकली जो पार्ट ए था ना, पार्ट ए के आपके लेफ्ट हैंड साइड में होम का पेज रहेगा, होम का शीट रहेगा बेसिकली। अगर वो नहीं दिख रहा ना तो ये एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। पहले आपको होम पे आना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारी शीट्स इसमें दिख रही हैं। बहुत सारी शीट ऐसी हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस शीट को पहले हटाएंगे। तो क्या करना है, मुझे शेड्यूल एस सैलरी वाला शेड्यूल चाहिए, जी हाँ, हाउस प्रॉपर्टी भी चाहिए, कैपिटल गेन चाहिए, 112A ये भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अदर सोर्स भी चाहिए, CYLA ये भी मुझे चाहिए बेसिकली। फिर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ये भी मुझे चाहिए, ATG मुझे नहीं चाहिए।
ठीक है, तो जो शेड्यूल्स आपको नहीं चाहिए ना, यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, नहीं चाहिए तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, दोनों साइड नो करना है आपको। ठीक है, मैं नो कर देता हूँ पहले जो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे शेड्यूल्स ऐसे हैं ना जो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सीधा सीधा नो कर देता हूँ। नो करने के बाद सीधा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, जो नहीं चाहिए उसको सीधा नो कर दिया है मैंने, जो चाहिए उसको मैंने यस किया हुआ है। ठीक है, मैंने एक दो चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि एग्जाम्प्ट इनकम, मैंने इसको नो कर दिया है, इसमें जनरली एरर आता है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे नो कर दिया और बाद में फॉर्म फिल करते वक्त आपको लगा कि नहीं इस शेड्यूल की हमें ज़रूरत है, तो बाद में उसको यस करके कैसे लाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नो किया है। ठीक है, बाद में जब एरर आएगा ना तो मैं यहाँ पे आके यस करूंगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे बेसिकली यस करना होता है, या फिर एरर्स अगर आते हैं तो कैसे उसको सॉर्ट आउट करना होता है, जिससे कि आप एरर भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यस नो कर दिया है, जो मुझे शेड्यूल नहीं चाहिए थे मैंने नो कर दिया है उसको। अब मैं स्क्रॉल करके वापस ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूंगा। जैसे अप्लाई पे क्लिक करूंगा ये देखिए बहुत सारे शीट्स हट गए, वेरिफिकेशन वाला शीट हमें सामने ही दिखने लगा बेसिकली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पार्ट ए में जाएंगे। यहाँ देखिए ऑटो फिल सारी चीज़ें हो गई है, मैंने फिलहाल हाइड किया हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें ऑटो फिल हो गई हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट करना है फाइल अंडर सेक्शन। फाइल अंडर सेक्शन में यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं कि कौन से सेक्शन में आप फाइल करना चाहते हैं। तो मैं 139(8)A में फाइल करना चाहता हूँ, लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे एक नया टैब एंटर हो जाता है, मतलब एक नया शीट बेसिकली ऐड हो जाती है, वो आप देख सकते हैं 139(8)A। इसमें हमें अपडेटेड रिटर्न के डिटेल्स फिल करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि आप रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। मैं फिलहाल रेसिडेंट पर्सन्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आप एनआरआई हैं, नॉन रेसिडेंट हैं और आप चाहते हैं कि एनआरआई के लिए भी बनाएं तो आप मुझे स्पेसिफिकली आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आपको रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद नीचे आता है कंडीशंस फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस, इस पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करना है, दैट यू वेयर इन इंडिया फॉर 182 डेज। ठीक है, इसके बाद आता है कि क्या आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो सीधा आपको नो करना है। ठीक है, कि हम ऑप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका आधार नंबर दिख जाएगा। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें नो ही रहती हैं, जैसे ये वाला नो रहेगा, ये भी नो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद आता है कि क्या ये रिटर्न फाइल कर रहा है कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके नो करना है। ठीक है, नो करने के बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, प्रीवियस ईयर में क्या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे। अगर थे तो यस कीजिए यहाँ पे और फिर कंपनी के डिटेल्स को डालिए। अगर नहीं है तो सीधा नो कर दीजिए। फिर नीचे क्वेश्चन आता है कि क्या आपके पास कोई अनलिस्टेड शेयर्स है क्या, प्रीवियस साल में कोई अनलिस्टेड शेयर था क्या। अगर था तो यस कीजिए और शेयर्स की डिटेल डालिए कि कौन सी कंपनी का शेयर था, कितना शेयर था, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था, सारी चीज़ आपको यहाँ पे डालनी पड़ेंगी। बट अगर नहीं है तो सीधा आपको नो कर देना। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल करके वापस ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हमें वैलिडेट का ऑप्शन दिखेगा राइट हैंड साइड में। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, जनरल शीट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम ओके करके आएंगे सेकंड वाली शीट में जो कि है 139(8)A अपडेटेड रिटर्न वाली शीट। इस शीट में भी आपका बेसिकली पैन कार्ड, नेम, ये सारी चीज़ें ऑटो फिल हो जाएंगी क्योंकि हमने ऑटो फिल जो प्रीफिल डेटा है उन्हें इंपोर्ट कर लिया है। पहला पूछता है कि क्या आपने प्रीवियसली रिटर्न फाइल किया था। अगर किया था तो यस कीजिए, हमारे केस में नहीं किया था तो हमने नो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यस करते हैं ना तो ये पूछेगा कि कौन से सेक्शन में फाइल किया था आपने, कौन सा आईटीआर फाइल किया था आपने, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या था और आपने कभी फाइल किया था, डेट डालिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। नहीं फाइल किया तो सीधा नो पे क्लिक कर दीजिए। फिर आता है क्या आप एलिजिबल है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए, तो यहाँ पे यस करना है आपको। उसके बाद पूछा जाता है कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल क्यों करना चाहते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन बहुत सारी रीजंस आ जाएंगे। मेरा रीज़न है कि मैंने पिछले मतलब फाइल ही नहीं किया था इसलिए मैं फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं, इसके अलावा कोई अगर आपका रीज़न रहेगा तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछता है कि आर यू फाइलिंग एंड अपडेटेड रिटर्न इन ड्यूरिंग द पीरियड, तो ये बेसिकली ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड करके ही आता है। ठीक है, बट अगर नहीं आएगा तो आपको अप टू 12 मंथ फिलहाल सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। ये शीट ओके रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके करना है, आ जाना है सैलरी वाले शेड्यूल में। अभी यहाँ पे बेसिकली क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर आपका सैलरी इनकम है, अगर आपका सैलरी इनकम है, नहीं है तो सीधा स्किप कर दीजिए। अगर है तो आपको एम्प्लॉयर का नाम डालना है, एम्प्लॉयर का एड्रेस डालना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 के बेसिस पे आपको फिल करना है कि सैलरी में अगर बाइफर्केशन वगैरह आपके पास की बेसिक सैलरी कितना है, डीए कितना है, कन्वेंस अलाउंस कितना है, तो आपको बाइफर्केशन करके डालना है अलग अलग। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक सैलरी सेलेक्ट कीजिए और अमाउंट सीधा डाल दीजिए आप। अगर आपके पास फॉर्म 16 रहेगा तो बाइफर्केशन तो रहेगा, बट अगर आपके पास फॉर्म 16 ही नहीं है तो बाइफर्केशन नहीं रहेगा, सीधा बेसिक सैलरी सेलेक्ट करके आपको डाल देना है। बाकी बाइफर्केशन आपके पास नहीं है तो सीधा आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अगर कोई दूसरा भी एम्प्लॉयर, मतलब 2 जगह आपने काम किया था तो दूसरे एम्प्लॉयर का भी डिटेल आप डाल सकते हैं। नहीं किया था कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैंक छोड़ दीजिए। मान लो 3 के यहाँ काम किया था तो ऐड सैलरी करके आप ऐड भी कर सकते हैं।
ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएँगे, जैसे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आता है कि हमारे पास कोई अलाउंसेस हैं ऐसे जो एग्ज़म्प्ट हैं। अगर आपको पता है कि एग्ज़ाम अलाउंसेस कोई हैं, तो आपको ऊपर बाइफरकेशन डालना है, बेसिक सैलरी कितना था और जो अलाउंस है वो अलाउंस कितना था, वो बाइफरकेशन डालना है। अगर पता ही नहीं है तो सीधा आप इसको छोड़ सकते हैं। फॉर्म 16 है अगर आपके पास और आपके पास कोई अलाउंसेस दिखाया गया है फॉर्म 16 में, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद आपको कोई प्रोफेशन टैक्स आपको दिखता है, तो वो भी आपको डालना पड़ेगा। अगर फॉर्म 16 में है तो डालिए, नहीं है, नहीं पता है तो 0 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वापस हम स्क्रॉल करके ऊपर आएँगे और वैलिडेट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, शीट ओके रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम आएँगे हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, तो ही ये वाला शीट आपको एंटरटेन करना है, मतलब बेसिकली फिल करना है, नहीं है तो सीधा वैलिडेट करके आपको आगे बढ़ जाना है। अब इस शीट को मैं आपको बताता हूँ कैसे फिल करना है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो भी आपको प्रॉपर्टी के डिटेल तो डालने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है, प्रॉपर्टी का बेसिकली ओनर कौन है, आप हैं, स्पाउस है, माइनर है। इसके बाद प्रॉपर्टी को-ओन तो नहीं है, मतलब जॉइंट में तो नहीं है, अगर जॉइंट में है तो येस कीजिए और को-ओनर का डिटेल डालिए, कितना परसेंटेज है आपका शेयर, वो सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। इसके बाद आता है कि टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है? तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आप 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको बेसिकली सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट एंड डिम लेट आउट। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो बेसिकली अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड रहता है तो उसमें कोई रेंट तो मिलता नहीं है आपको। तो ये वाला जो कॉलम है ना, ये डिसेबल हो जाएगा। मैं अगर सेलेक्ट करूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये देखिए डिसेबल हो गया। इसके बाद सेल्फ ऑक्यूपाइड है मतलब कोई इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे आप हाउसिंग लोन पे, तो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाना है, इंटरेस्ट पेएबल बोरोड कैपिटल, ठीक है? अगर लेट आउट है, तो आपको क्या करना है, लेट आउट पे सेलेक्ट करके क्लिक करना है और आपको रेंट दिखाना पड़ेगा, कितना रेंट आपको रिसीव हुआ है, ठीक है? इसके बाद लोग टैक्स कितना पे किया लोकल अथॉरिटी को, अगर कुछ इंटरेस्ट वगैरह कुछ है लोन पे, तो इंटरेस्ट कितना है, वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। मेरे केस में फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट पे क्लिक करके छोड़ दूँगा, ठीक है? फिर हम स्क्रॉल डाउन करके आएँगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे। नीचे आने के बाद अगर कोई और भी प्रॉपर्टी है, मतलब 2 प्रॉपर्टी है, तो दूसरे प्रॉपर्टी का डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे, अगर 3 प्रॉपर्टी है, तो ऐड प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऊपर जाएँगे, स्क्रॉल करके और वेडेड पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी का शीट भी बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम आती है कैपिटल गेन वाले शीट में। हम आ जाते हैं कैपिटल गेन वाली शीट में। यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अगर आपने लैंड बिल्डिंग वगैरह बेचा है, तो उसके डिटेल आपको डालने पड़ेंगे कि कितना आपका प्रॉफिट हुआ है, मतलब कितने में आपने बेचा है, फिर उसके बाद कितने में खरीदा था, ये सारी चीज़ आपको डालनी पड़ेंगी। मैं फिलहाल शेयर्स का बता रहा हूँ, तो मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा, ठीक है? जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आऊँगा, तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 सेकंड। यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं सेकंड नंबर पे आता है सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स बेसिकली, जो कि आता है सेक्शन 11A, ठीक है? ये वाले सेक्शन में आपको डालना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब कितने में सेल किया था आपने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में आपने खरीदा था, प्रॉफिट आपका आ जाएगा। मैं डाल के दिखा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल लेते हैं, 50,000 में मैंने सेल किया था, 40,000 मेरा कॉस्ट था, तो मेरा 10,000 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है? हम नीचे आके स्क्रॉल करके तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि क्या आपने कोई अनयूटिलाइज्ड कैपिटल गेन को ट्रांसफर किया है क्या? तो यहाँ पे सीधा नो ही रहता है जनरली, तो आपको नो कर देना है, ठीक है? सेलेक्ट करके नो करना है, नहीं करेंगे तो एरर आएगा, इसलिए नो करना है आपको, ठीक है? स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आएँगे हम। नीचे आने के बाद फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड पे मतलब भरना है, तो आपको क्या करना है बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आना है, एलटीसीजी में आना है, ये 4 नंबर पे आता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 4 नंबर पे आता है। यहाँ पे आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे फिल करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ग्रीन सेल नहीं है, आप यहाँ पे नहीं फिल कर सकते। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो आपको शेड्यूल 112A फिल करना पड़ता है। तो पहले हम 112A फिल कर देते हैं, ठीक है? 112A पे आएँगे हम। यहाँ पे आने के बाद ना देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, सेलेक्ट करके पहले में आपको 2 कॉलम मिल जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आता है कि क्या आप 31 जनवरी के बाद जो शेयर्स आपने खरीदा था या फिर 31 जनवरी के पहले खरीदा था, ठीक है? तो अगर आपने पहले खरीदा था, 31 जनवरी के पहले अगर आप सेलेक्ट करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। अगर आपने 31 जनवरी के बाद खरीदा था, तो अगर आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर आपने 31 जनवरी के बाद खरीदा है, ठीक है? तो आपको ये सारी चीज़ें फिल नहीं करनी है। अगर नहीं खरीदा है, पहले खरीदा है आपने, तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। अब ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ से? तो ये चीज़ें आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट से मिल जाती हैं, ठीक है? आपको बाइफरकेशन प्रॉपर्ली डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब सेल वैल्यू कितने में सेल किया है वो डालना है। फिर राइट स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूछता है कि आपने कितने में खरीदा था, वो आपको यहाँ पे डालना है। राइट स्क्रॉल और करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कोई एक्सपेंस वगैरह आपने किया था क्या?
सेल करने के लिए या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर किया था तो अमाउंट डाल दीजिए, नहीं किया था तो 0 पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है? तो आपका जो भी सेल वैल्यू रहेगा उसमें से परचेज़ माइनस करके यहाँ पे प्रॉफ़िट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? वैसे ही आपको अलग-अलग अगर यूनिट्स हैं तो आपको अलग-अलग कॉलम में डालना है। उसके बाद आप वेलिडेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, शीट सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आती है, ओके कर देना है। फिर जैसे हम कैपिटल गेन में जाएँगे ना, ये देखिए ये ऑटोमैटिकली 30,000 ऑटोमैटिकली ये प्रीफिल हो जाता है, जैसे ही आप 1128 वाला शेड्यूल भर देते हैं। ठीक है? इसके बाद हमें क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे। जैसे ही नीचे आएँगे तो सेम यहाँ पे वापस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी पूछता है कि क्या आपने कोई अनयूटिलाइज्ड कैपिटल गेन को ट्रांसफ़र किया है क्या? सीधा नो करना है आपको। ठीक है? नो करके सीधा नीचे आ जाना है एकदम, एकदम नीचे आएँगे तो यहाँ पे बाइफरकेशन डालना पड़ता है कैपिटल गेन का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेसिकली यहाँ पे 15% वाले में आपको डालना पड़ेगा। क्वार्टर वाइज़ बाइफरकेशन आपको डालना पड़ेगा। मैंने फिलहाल लास्ट क्वार्टर में डाल दिया है, बट आपको क्वार्टर वाइज़ बाइफरकेशन डालना पड़ेगा। आप डेट वाइज़ फ़िल्टर कर सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे क्वार्टर वाइज़ बेसिकली आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी सेम ऐसे ही डालना है। ठीक है? डालने के बाद आपको अब स्क्रॉल करके एकदम ऊपर जाना है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे, ये शीट ओके हो जाएगी, ठीक है? बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि बीएफएलए वाला जो शेड्यूल है, ठीक है? उसमें ये जो 3-7 यहाँ पे 30,000 होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम देखें ना बीएफएलए वाला शेड्यूल, यहाँ पे जाके देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे देखेंगे ना, ये देखिए 30,000 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हम स्क्रॉल करके इसको ऊपर करेंगे और इसको वैलिडेट करेंगे तो ओके ही रहेगा। उसके बाद कैलकुलेट सेट ऑफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? जैसे ओके करेंगे, ओके करने के बाद वापस कैपिटल गेन वाले शेड्यूल में आते हैं और यहाँ पे जैसे वैलिडेट करेंगे इसको, ये शीट ओके हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? अभी इसके बाद हम देख लेते हैं वीडीए वाला, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अगर आपने बेचा हुआ है तो आपको कभी खरीदा था वो डालना है, कभी बेचा था वो डालना है, कौन से हेड्स में आप कैपिटल गेन करना चाहते हैं। बेसिकली कैपिटल गेन में ही करते हैं हम। ठीक है? कितने में खरीदा था, कितने में बेचा था, प्रॉफिट। ठीक है? आपको सिर्फ वीडियो में एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये लॉस कंसीडर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही कंसीडर करता है। ठीक है? उसके बाद वैलिडेट करना है, शीट ओके रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद अदर सोर्स में आएँगे तो अदर सोर्स में बेसिकली ना जितने भी इनकम रहते हैं, जैसे सेविंग बैंक के इंटरेस्ट हो गए, एफडी के इंटरेस्ट हो गए, ये सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेट होके आ जाती हैं। क्योंकि हमने प्रीफिल डेटा इंपोर्ट किया ना, तो 26 सीएस और एआई से डिटेल्स कैच कर लेता है। ठीक है? तो आपको जस्ट एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि सारी चीज़ें करेक्ट हैं या नहीं है। जनरली करेक्ट ही रहती है। ठीक है? तो मेरा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है 2421, जो कि यहाँ पे आ गया है। इसके बाद अगर आपका कोई डिविडेंड वगैरह इनकम रहेगा तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है? डिविडेंड इनकम आपको डालना पड़ेगा। अभी वो कैसे डालेंगे, तो बेसिकली जैसे स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएँगे, तो यहाँ पे ना आपको बाइफरकेशन डालना पड़ता है अदर सोर्स का, डिविडेंड इनकम का। तो यहाँ पे आपको डिविडेंड इनकम का बाइफरकेशन प्रॉपर्ली डालना पड़ेगा। ठीक है? आई होप आपको ये क्लियरली आ गया होगा। ये सवाल आता है कहाँ डालना है, तो ये रहा ना सेकंड नंबर पे, डिविडेंड इनकम। यहाँ पे आपको क्वार्टर वाइज़ बाइफरकेशन सही से डालना पड़ता है। ठीक है? आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। वापस आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना है, ये शीट ओके ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं आता है। वैलिडेट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे, वापस हम सीएफएल वाले में जाएँगे। कैरी फॉरवर्ड कोई लॉसेस वगैरह है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। हालाँकि आप फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते, बट आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैलिडेट पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। सेक्शन 80 जी की बात करें, अगर आपने कोई डोनेशन किया हुआ है, ठीक है, तो डोनेशन की डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास रिसिप्ट है डोनेशन की, तो रिसिप्ट के बेसिस पे सारी चीज़ें यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। नहीं है तो सीधा वैलिडेट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए और शीट ओके हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, 80D पे आएँगे, सेक्शन 80D। सेक्शन 80D में क्या होता है बेसिकली, अगर आपने कुछ मेडिक्लेम वगैरह लिया हुआ है, खुद के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए, तो उसके डिटेल्स आप यहाँ पे डाल के डिडक्शन ले सकते हैं। 80D में बेसिकली पहले पूछता है कि क्या आप या फिर आपकी फैमिली पेरेंट्स को छोड़ के सीनियर सिटीज़न है क्या? अगर सीनियर सिटीज़न है और आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, तो येस कीजिए और हेल्थ इंश्योरेंस की डिटेल्स आप यहाँ पे डाल दीजिए। मेडिकल एक्सपेंस का भी आप एक्सपेंडिचर जो करते हैं, उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हैं। अगर सीनियर सिटीज़न नहीं है, तो नो कीजिए और हेल्थ हेल्थ चेकअप वगैरह कुछ है तो आप डाल दीजिए। अगर कुछ भी नहीं है, कुछ करना ही नहीं है क्लेम, तो सीधा नो क्लेमिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है? सेम पेरेंट्स के लिए भी सेम करना है आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है, शीट ओके रहती है, कोई दिक्कत नहीं आता। 80 अभी हम करेंगे 80 जीजी, अगर आपको देखना है तो ये बेसिकली ये भी डोनेशन का ही रहता है। अगर आपने डोनेशन किया है तो उसके डिटेल्स डालने हैं, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आता है 6 से डिडक्शन, जिसमें 80C के डिडक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है? 80C, 80E, ये सारे डिडक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपके पास डिडक्शंस हैं ये सब, तो आप डिडक्शंस डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास एक डिडक्शन है 80TTA का, जो कि मेरे पास सेविंग बैंक इंटरेस्ट था, वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा और सीधा वैलिडेट पे क्लिक करूँगा और ये शीट ओके रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम आएँगे एएमटी, ठीक है? ये बेसिकली इसमें कुछ करना नहीं रहता, सीधा वैलिडेट पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए। इसके बाद हम आएँगे आईटी वाले शेड्यूल में। यहाँ पे बेसिकली टैक्सेस जो पे करते हैं ना, वो यहाँ पे आता है। बट अपडेटेड रिटर्न में आपको क्या करना पड़ता है, जो आपने टैक्सेस पे किया ना अपडेटेड रिटर्न फाइल करते वक़्त, वो टैक्सेस पेड के डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं डालने होते।
कहाँ पे डालने होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सीधा ओके कर दीजिए और इसको भी आपको एडिट करके ओके करा लेना है। इसके बाद टीडीएस वाले शेड्यूल में आते हैं। टीडीएस वाले शेड्यूल में ना एक गलती हो सकती है, मतलब एक एरर आ सकता है, गलती नहीं एरर बोल सकते हैं। अभी एरर क्या आ सकता है, आपको क्या करना है, ठीक है, ये बोल रहा है कि आप वेरीफाई कर लीजिए, ओके कर दीजिए आप। जैसे ओके करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपका कोई टीडीएस नहीं है ना, तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेलेक्ट सेलेक्ट ऐसा रहना चाहिए। ठीक है, अगर सेलेक्ट नहीं रहेगी, जैसा कि देखिए यहाँ पे सेल्फ करके आया है, ये नहीं रहना चाहिए क्योंकि कुछ तो है ही नहीं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो एरर आएगा। देखिए एरर आ गया, ठीक है, टीडीएस 2 यहाँ पे एरर है, टीडीएस 2 ये रहा ना। तो आपको क्या करना है, ओके करना है और इसको ना सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये रहा सेलेक्ट हो गया। अब आप वैलिडेट करेंगे तो ओके आएगा, ठीक है। ये एरर नॉर्मली लोग नहीं देख पाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। इसके बाद नेक्स्ट शीट पे आप आएँगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऑटो फिल ही रहती हैं, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है, ठीक है, और नीचे जाइए। नीचे जाने के बाद यहाँ पे भी कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, आपका बैंक डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाता है और स्क्रॉल करके नीचे जाना है। जैसे नीचे जाएँगे यहाँ पे पूछता है कोई बेनिफिशियल ओनर वगैरह कुछ है क्या? तो जनरली नहीं रहता है, तो सीधा आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है? स्क्रॉल डाउन करके नो कर देना है। स्क्रॉल करके वापस ऊपर जाना है और ये शीट को जब वैलिडेट करेंगे तो शीट ओके रहती है, कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद हम करेंगे पार्ट बी एटीआई, ठीक है? पार्ट बी एटीआई में आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको हेड्स ऑफ इनकम दिखाने पड़ेंगे कि आपने एडिशनल इनकम कितना दिखाया है। तो मैंने पहले तो फाइल किया ही नहीं था, तो मैंने सैलरी में 4 लाख रुपए दिखाया है, मेरा कैपिटल गेन 40,000 रुपए का हुआ है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है? इसके आपका कोई दूसरा इनकम भी रहेगा, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदर सोर्स वो भी आप डाल सकते हैं क्योंकि अदर सोर्स का आपका इनकम है, ठीक है? इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे, तो यहाँ पे जो आप टैक्सेस भरेंगे ना अपडेटेड रिटर्न के लिए 140 बी में, ये आपको टैक्सेस के डिटेल्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे, ठीक है? आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसको जैसे ही आप वैलिडेट करने जाएँगे तो यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है? ये एरर इसलिए आएगा क्योंकि हमने अभी तक कैलकुलेट टैक्स क्लिक नहीं किया है, ठीक है? तो इसको एरर को रहने दीजिए और हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन वाली शीट में जाते हैं ओके करके। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, सीधा वैलिडेट पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए, बात खत्म, ठीक है? अब हम आएँगे पार्ट बी, टोटल इनकम का जो पार्ट बी है ना, यहाँ पे आएँगे, ठीक है? पार्ट बी टीआई वाला जो शेड्यूल है ना, इसमें आएँगे। यहाँ पे आने के बाद अब हमें करना है कैलकुलेट टैक्स। कैलकुलेट टैक्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब ये देखो एरर आ गया। एरर क्या आ गया? एग्ज़म्प्ट इनकम का एरर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एग्ज़म्प्ट इनकम का शीट तो हमने सेलेक्ट नहीं किया है, हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। ये मैंने इसीलिए छोड़ा था ताकि आपको पता चले कि कैसे ऐड करते हैं। हम आ जाएँगे होम पे और हम एग्ज़ाम्प्ट इनकम वाला जो शेड्यूल है 18 नंबर पे, उसको जाके यस करेंगे। ठीक है? दोनों को यस कर देंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यस करने के बाद जैसे ही स्क्रॉल करके ऊपर जाएँगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम्प्ट इनकम ऐड हो जाएगा। ठीक है? तो हम एग्ज़ाम्प्ट इनकम पे अभी आ जाएँगे। अभी यहाँ पे एरर क्या आता है, यहाँ पे देखिए, ये पूरा ब्लैंक है, जबकि यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है नहीं। यहाँ पे देखिए एनी अदर करके आ रहा है, बट यहाँ पे सेलेक्ट ही रहना चाहिए क्योंकि कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो मैं जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करूँगा ना, देखिए मैं क्या करता हूँ बेसिकली पहले सेलेक्ट सेलेक्ट ही कर लेता हूँ। मैं इस पे क्लिक करूँगा और इसको सेलेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। वैसे इसको भी और इसको भी कर दूँगा, ठीक है? करने के बाद अब हम क्या करेंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, एग्ज़ैक्ट इनकम का शेड्यूल भी ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब वापस से हम आएँगे पार्ट बी, टीटीआई पे और वापस कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कैलकुलेट करेगा और अब कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें आपने प्रॉपर्ली फिल कर दी हैं। अब आप देखिए वापस हम आएँगे ना पार्ट बी एटीआई पे, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन हो गया, ₹1000 की लेट फीस आ गई है, मतलब टैक्स ड्यू आ गया है। हम क्या करेंगे, टैक्स जो हमने पे किया ₹1000 का वो यहाँ पे फिल कर देंगे। बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉज़िट, चालान नंबर एंड अमाउंट। जैसे ही फिल करेंगे देखिए टैक्स ड्यू 0 हो गया। अब अगर आप इसे जाके वैलिडेट करेंगे तो ये वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? ओके करने के बाद वापस हम पार्ट बी टीटीआई पे आएँगे और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जनरेट जेएसओन। जैसे ही जनरेट जेएसओन पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ये पूछता है कि कंप्यूट सेट ऑफ करना है आपको CYLA, BFLA में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूट सेट ऑफ करना होता है आपको, आप कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद ओके करना है आपको। ओके करने के बाद जैसे ही वापस आप देखेंगे तो एक नया समरी वाला शीट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपका जेएसओन सेव रहेगा, यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। हम पहले ओके करेंगे, ओके करने के बाद सेव जेसॉन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये बताएगा कि आपका जेसॉन जो है वो सेव हो चुका है। ये सेव कहाँ पे होता है? ये वहीं पे सेव होता है जहाँ पे आपने ये एक्सेल सेव किया हुआ है जो अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है? ओके करना है, आ जाना इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके। लॉगिन करके आना है ई-फाइल सेक्शन में, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। जैसे ही असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे यहाँ पे फाइलिंग टाइप पूछेगा, आपको अपडेटेड रिटर्न सेलेक्ट करना है। इसको नो कर देना है 44 एबी को। इसके बाद यहाँ पे आईटीआर 2 सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये बताएगा कंडीशन है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद वापस अटैच फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है,
आपको यहाँ पे एक्सेल आपने सेव किया था ना, वहीं पे आपका जेसॉन सेव होता है। वो पाथ आपको लेना है और यहाँ पे देखिए जेसॉन मुझे दिख गया है। मैं जेसॉन पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और ओपन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा ये वैलिडेट करेगा रिटर्न को और कोई भी एरर नहीं आएगी, वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने सारी चीज़ें ध्यान से की हैं तो वैलिडेशन में कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई एरर आता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप अभी आप क्या करेंगे, बेसिकली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे, आधार ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हैं और अपने रिटर्न को प्रॉपर्ली अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ITR 2 फिल करना है अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप ITR 1 और ITR 4 का भी अपडेटेड रिटर्न देखना चाहते हैं कि कैसे फाइल करना है, जैसा कि मैंने बताया आई बटन पे मैंने लिंक कर दिया है, आप जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल